जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त और एकदम मस्त भी होंगे। ठीक है, आज आप लोगों के बीच में मैं एक ग्रामर का अध्याय लेकर आया हूँ जिसका नाम है नरेशन। जिसका नाम है नरेशन। नरेशन। नरेशन आप लोगों ने सुना होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना सुना होगा। उसी को हम नरेशन कहते हैं। यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, ये हर चीज में, ये चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, ये सभी चीजों में ये पूछा ही पूछा जाता है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस अगर हम अच्छे से सावधानी पूर्वक होकर समझें, हम अगर या आप सब लोग अगर अच्छे से और सावधानी पूर्वक होकर समझें, ये चुटकियों में सॉल्व होता है। लोगों को उतना पता न होने की वजह से इसमें वो अपना नंबर गंवा देते हैं। एक नंबर फिक्स ही आता है, एक नंबर। जैसे मान लीजिए 30 नंबर 25 नंबर का आपका कोई एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई एग्जाम आता है, अगर उसमें ग्रामर आ गया तो एक नंबर ये आपको देता ही देता है, किसी भी कीमत पे, चाहे जैसे भी हो। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहला मतलब मेन मुख्य चीज समझा, इसीलिए सबसे पहले मैंने नरेशन को ही पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बहुत ही धैर्यपूर्वक और शांति के साथ आराम से देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। और साथ ही साथ इस नरेशन के साथ साथ आप लोगों को टेंस की भी सारी जानकारी समझाता चलूंगा। मतलब ये चीज आपने पढ़ लिया तो टेंस आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ लिएगा। जिस तरह से मान लीजिए कोई बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का कोई स्टूडेंट हो, बॉयज हो या गर्ल हो, अगर इसको पढ़ रही है तो ये तो पढ़े समझेगी ही समझेगी, ये सॉल्व करेगी ही करेगी, इसके साथ साथ वो टेंस भी समझ लेगी और टेंस को भी कर लेगी। ये मेरे कहने का मतलब है। इसलिए आप सब लोग एकदम धैर्य और शांति के साथ बैठिएगा, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा और एकदम हल्के वे में समझाऊंगा जो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये है नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है कोई चीज कथन, कथन, कथन या कथन भी कह सकते हैं या हम कहना भी कह सकते हैं। यानी कि कोई भी बात किसी से कहना, कोई भी बात किसी से कहना। जैसे 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 मान लीजिए एक हम सेंटेंस लेते हैं, श्वेता सेड आई एम बिजी। श्वेता श्वेता सेड आई एम बिजी। बिजी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो चीज बताएंगे बस उसी पे फोकस कीजिएगा। ज्यादा इधर उधर भटकेंगे तो भटका देगा, क्योंकि मैं सबको खिचड़ी की तरह नहीं बना रहा हूं, बल्कि एक लाइन और एक वे के साथ चल रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है? श्वेता ने कहा, श्वेता ने कहा आई एम बिजी। श्वेता ने कहा आई एम बिजी, यानी कि श्वेता कह रही है कि मैं अभी बिजी हूं, यानी व्यस्त हूं। यानी कि श्वेता अपनी बात किसी और को कह रही है। ठीक है, श्वेता अपनी बात यानी किसी दूसरे पर्सन से कह रही है। अब वो जो दूसरा पर्सन सुना तो वो बोलेगा कैसे? अब वो ऐसे बोलेगा, श्वेता श्वेता said that she was busy. she was busy, यानी श्वेता ने कहा कि वह बिजी थी। यानी कि कोई, जैसे मान लीजिए हम अपनी बात किसी दूसरे को कह रहे हैं और दूसरा उठा किसी दूसरे से कहा कि या अरे इन्होंने ऐसा मुझे कहा, अरे इन्होंने ऐसा, जैसे मान लीजिए मैंने उठा, सपोज डेट मैं ही श्वेता हूँ, श्वेता ने कहा यानी कि मैंने कहा आई एम बिजी, अभी मैं बिजी हूँ। अब यहाँ पे कोई एक आदमी है सुन रहा है,
मेरी बात को सुन लिया, तो सुन लिया तो क्या वह बात किसी दूसरे से कहेगा तो ऐसे ही कहेगा, सेमी वे में, सेमी वे में कहेगा। श्वेता कह रही है आई एम बी, श्वेता ने कहा आई एम बिजी, ऐसा तो नहीं ना कहेगा ना। वो अपनी बात को थोड़ा बोलेगा लेकिन थोड़ा बदल कर एक वे में बोलेगा, बदल कर एक दूसरे ढंग से बोलेगा। तो दूसरे ढंग से बोलेगा, उसको बोलेगा ये सीता सैड, यानी सीता ने कहा कि सी वॉज बिजी, वो बिजी थी। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है ना मेरी बात? इसको अगर आपने समझ गया तो आप नरेशन बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूं। ये होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और ये होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच होता है जैसे, जैसे जब कोई श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला यानी ऑडियंस, जब कोई श्रोता यानी ऑडियंस सुनने वाला किसी स्पीकर, किसी स्पीकर यानी वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता के स्टेटमेंट यानी कथन को, वक्ता के स्टेटमेंट यानी कथन को स्पीकर के शब्दों में कहे, यानी जैसा बोला है वैसा ही कह दे, तो वो बन जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन 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 जब वही, जब वही, जब वही ऑडियंस यानी वक्ता, सॉरी श्रोता किसी स्पीकर की बात को, स्पीकर की बात को यानी स्पीकर यानी वक्ता स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को अपने शब्दों में यानी अपने शब्दों में कह डाले, अपने शब्दों में कह डाले, तो वो बन जाता है हमारा इनडायरेक्ट। समझ में आई मेरी बात? उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो अभी और नीचे आ रहे हैं, बहुत ही शांति बनाए रखिएगा, सब कुछ एक एक चीज समझ में आएगा आप लोगों को, वादा करते हैं, इसकी गारंटी देते हैं। धैर्य बनाइए रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया, एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस डायरेक्ट स्पीच के, अब हम डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच को अब हम जानते हैं थोड़ा अच्छे से, डायरेक्ट स्पीच को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ही सैड कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, ही सैड आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, हंग्री, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड, फुल स्टॉप। डायरेक्ट स्पीच हो गया, हो गया। इसका मैंने कहा दो भाग होते हैं। एक वो जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और दूसरा जो बिना डबल इन्वर्टेड यानी डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है। अब इसको हम जानेंगे क्या कहते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। फिर हाँ, अब ये चीज है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब हम
एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, यह वाक्य के पहले भी आ सकता है, वाक्य के आखिरी में भी आ सकता है, और वाक्य के बीच में भी आ सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ये लाइन से ही मिले, यह पहले भी आ सकता है, यह वाक्य के बाद में भी आ सकता है, और यह वाक्य के बीच में भी आ सकता है। यहां तक बात हमारी समझ में आई? आप लोगों को समझ में आई? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको जानने के लिए इसको इसको अब मान लीजिए हम बनाना सीखेंगे। डायरेक्ट स्पीच तो ये तो हो गया, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मैंने दो पार्ट बताया, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने जाएंगे, तो हमें वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें वहां पर दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है कि ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं, जब तक हम इसका अर्थ को समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको इनडायरेक्ट में नहीं बना पाएंगे। यानी कि हमको यह जानना पड़ेगा कि यह कौन सा टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या है, कुछ भी है, ये जानना जरूरी है। जब तक ये जानेंगे नहीं, तब तक हम सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। आई मेरी बात यहां तक समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि यह जो टेंस होता है, यह जो टेंस होता है, यह जो टेंस होता है, वह कितने प्रकार का होता है। पहले ये तो जानेंगे, तभी तो हम बदलेंगे। तो यह जो टेंस होता है, यानी कि रिपोर्टेड जो स्पीच होता है, वो 5 तरह के होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कितने तरह के होते हैं? मैंने कहा 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला आता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा होता है इंटेरो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हमारा 2 तरह का होता है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक, यानी कोई हम बात कथन के रूप में कोई कहते हैं। यह 2 तरह से होता है। एक होता है
WH क्वेश्चन, सॉरी 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 सॉरी, ये जो कथनात्मक यानी स्वीकारात्मक वाक्य होता है, यह दो तरह के होते हैं। एक होता है कोई बात हम किसी को कह देते हैं, वह कथन के रूप में हो जाता है। अगर वही बात अगर हम उसको निगेटिव के रूप में भी कथन को कह सकते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज ए, ही इज अ गुड बॉय, यह एक बात कथन है, वह एक अच्छा लड़का है। दूसरा तरीका, इसको हम निगेटिव भी कह सकते हैं, निगेटिव के तौर पे। जैसे हम कह सकते हैं ही इज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक होता है जो निगेटिव होता है, और जो दूसरा होता है वह निगेटिव नहीं होता है। बात मेरी समझ में आई? उसी तरीके से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव भी हमारा दो तरह का होता है। इंटेरोगेटिव भी हमारा दो तरह का होता है। इंटेरो असर्टिव और ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारा दो तरह का होता है। एक वो होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब से आते हैं, एक वो होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब से आते हैं, और दूसरा एक होता है जो हमारा WH वर्ड से आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड से कैसे आते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या क्या है पहले ये आपको बता दे रहे हैं, तब इसको सेंटेंस पे चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, कैन, कुड इत्यादि डॉट 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 etc। दूसरा होता है, अब इस पे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे इज ही अ बॉय, इज सी अ गर्ल, क्या वह एक लड़की है, क्या वह एक लड़की है। दूसरा होता है WH वर्ड, दूसरा जो होता है WH वर्ड वो होता है जिस सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड आए, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है जिससे हम किसी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये ऐसे सारे सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक, इच्छा जाहिर करना, इच्छा जाहिर करना। जैसे हम अगर हमसे कोई पूछे है मे यू लीव अ लॉन्ग, मे यू लीव अ लॉन्ग
एक्सक्लामेशन मार्क। आप जियो हजारों साल, आप जियो हजारों साल, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आप जियो हजारों साल। इसमें जो मे, एम ए वाई, ये जो मे आता है, इसकी पहचान ही है कि ये हमेशा जिस जिस सेंटेंस में मे स्टार्टिंग से आए वो हमारा ऑप्टेटिव होता है और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क आए। ठीक है, लास्ट में हमारा एक्सक्लामेशन मार्क आए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इंपरेटिव, ये इंपरेटिव के भी बारे में बताया था। इंपरेटिव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है बिना यस नो वाला क्वेश्चन। एक होता है यस नो वाला क्वेश्चन और एक होता है बिना यस नो वाला क्वेश्चन। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। दूसरा तरीका सा होता है डोंट स्टैंड अप। अगर बोलना चाहें सेंटेंस तो डोंट 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 स्टैंड अप, डोंट स्टैंड अप। डोंट स्टैंड अप, कृपया खड़ा मत होइए। ठीक है, तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं और हमारा असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा मे यानी कि एम ए वाई वाक्य के प्रारंभ में आता है, ऐसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसे भी नहीं पहचान में आए तो हिंदी में अगर अर्थ निकले तो ऐसा भी आप समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह इच्छा बोध यानी इच्छा को यह जाहिर करता है। जैसे हमारी इच्छा है कि आप जियो हजारों साल, इस तरह की मैंने इच्छा रखा तो मैंने इच्छा प्रकट किया, इसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पांचवा होता है, एक चीज इसमें जरा आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान दिला देता हूं, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूं, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हमेशा सेकेंड सॉरी यू छिपा रहता है यानी हाइड रहता है। देखिए यहाँ पे यू, सेकेंड पर्सन यू, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सब्जेक्ट इसमें गायब रहता है। इसमें भी डोंट स्टैंड अप, इसमें भी सब्जेक्ट यानी यू, सब्जेक्ट यानी यू हमेशा छिपा रहता है। ये चीज भी पहचानने का एक तरीका है, इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ में आई हमारी बात? समझ में आई हमारी बात? अब जैसे एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जो हमारे तन मन से यानी हमारे दिल से अचानक से फीलिंग आए, अचानक से फीलिंग आए, वो हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हम इसको पहचानेंगे कैसे? ओह, वो मर गया, अरे वो घायल हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, चौंक कर बोलते हैं एकदम। जैसे हम लोग चोट, ओई माँ हमें बहुत चोट लगी, ऐसे बोलते हैं ना, ये अचानक फीलिंग को शो करता है। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे he said alas I am ruined, he said alas, he said
he said a loss I am ruined. उसने कहा ओह मैं तो तबाह हो गया। ruined मतलब होता है तबाह होना, ठीक है। he said उसने कहा a loss ओह मैं तो तबाह हो गया। समझ में आया? ये अचानक फीलिंग निकलता है। तो अभी एक बार मैं फिर से इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूं। नरेशन का मतलब होता है कथन, यानी कि कोई बात किसी से कहना। जैसे हम किसी से बात कहते हैं, ठीक है, और वो हमारी बात सुनता है तो किसी और से कहता है। ये बताइए जो हम अपनी बात कहेंगे क्या वो सेम टू सेम वो भी किसी दूसरे से कहेगा? जैसे मैं ऐसे कहूं, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपसे मैंने कहा मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो क्या यह बात जब आप दूसरों से कहने जाओगे तो क्या ऐसे बोलोगे, मैं एक अच्छा लड़का हूं? ये तो आप वही हो गए ना, नहीं समझे मेरी बात? ये तो आप वही हो गए जो हमने कहा। हमारी बात को आप किसी और से कहने जा रहे हो तो थोड़ा सा बदल कर ना कहोगे। अब जैसे मैं आपको कहना होगा मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो आप किसी दूसरे आप अपने दोस्त को कहने जा रहे हो, तब कैसे बोलोगे? उसने यानी कि वो टीचर ने हमसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। उसी बात को थोड़ा सा बदल कर हमने कह डाला। समझ में आई मेरी बात? तो यही होता है जब हम अपनी बात डायरेक्ट किसी से कहते हैं तो डायरेक्ट स्पीच पे हो जाता है, और जब वही बात किसी दूसरे दूसरे पर्सन से अगर कहे, यानी थर्ड पर्सन से कहे, तो वो हमारा बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक आपको बात समझ में आई? इसका मैंने एक एक वाक्य भी लिख दिया है। जैसे ही सैड आई एम बिजी, मैंने कहा सॉरी श्वेता ने कहा आई एम मैं बिजी हूं। अब इसको उसने कहने जब जा रहा है बात, तो श्वेता कह रही है कि सी वॉज बिजी, यानी कि हमारी बात सुन के मैंने सपोर्ट मैंने श्वेता ने कहा, यानी मैंने आपसे कहा आई एम बिजी। अब वहां पे आपने सुना और दूसरे से कहने अगर गए तो कैसे बोलोगे? ऐसे नहीं ना बोलोगे कि उसने कहा मैं बिजी हूं, ऐसे नहीं ना बोलो। उसने कहा कि वह बिजी थी। मैं कहोगे तो आप स्वयं हो गए ना। अब कैसे पता चलेगा कि आप दूसरे की बात सुन के आप उनको बता रहे हैं? कैसे समझेंगे आप? इसी को समझ लीजिए ना तो सेंटेंस बनाना आपको आसान हो जाएगा। बाकी सब तो हवा हवाई है, बस डेडिकेट होकर समझने की जरूरत है। समझ में आई मेरी बात? ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट स्पीच का मैंने बताया दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा एक वह वाक्य जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और एक वाक्य होता है जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बनाने जाते हैं तो हमें 5 चीजों की यानी कि चीजों की जरूरत, मतलब हमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाते हैं तो हमें टेंस की पकड़ यानी कि टेंस की समझदारी होनी चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे ना। नहीं जानकारी होगा तो कैसे बनाएंगे? तो वह जानकारी जानने के लिए हम यह जानेंगे कि सेंटेंस आखिर होते कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है कथन वाक्य, यानी कि कोई कथन हम यानी कि कोई बात किसी से कह रहे हैं, किसी से भी कह रहे हैं तो वो कथन हो जाता है। तो कथन हमारा दो तरह का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, इसको अफर्मेटिव कह सकते हैं आप, अफर्मेटिव। और ये होता है निगेटिव। निगेटिव एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो सबसे आसान वाक्य है।
जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो इंटेरोगेटिव। लेकिन ये भी होते हैं दो तरह के, एक वो होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य के पहले आते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, etc। और भी सारे हैं। ये जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, इज सी अ गर्ल, क्या वह एक लड़की है। और एक होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, वो होता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? ठीक। उसी तरीके से एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिससे हम कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कोई कमांड अगर करते हैं, यानी सुझाव किसी को देते हैं, कोई कमांड करते हैं या किसी से हम अगर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो सारा का सारा सेंटेंस हमारा बन जाता है इंपरेटिव। इसके भी लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, इंपरेटिव सेंटेंस के भी, और असर्टिव सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है। उसी तरीके से चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा बोधक वाक्य। जैसे इसमें हमेशा मे यानी MAY में हमेशा वाक्य के पहले आता है और लास्ट में हमारा एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में एक चीज और मैंने आपको बताया, इसमें हमेशा सब्जेक्ट इंपरेटिव में छिपा रहता है। हमेशा सब्जेक्ट यानी यू इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा छुपा रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी मुझे लाइए। क्या पानी उसमें सब्जेक्ट है? उसी तरीके से दूसरा बताया मैंने, एक होता है डोंट स्टैंड अप। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। ऑफर जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, दो तरह के होते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है। उसी तरीके से होता है हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी के बारे में मैंने बताया कि जो जिस वाक्य से अचानक अचानक कोई दुख, सुख, शोक, विपत्ति, मुसीबत अचानक से आए, वो हमारा सारा का सारा बन जाता है क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और उसके लास्ट में लगा रहता है हमारा एक्सक्लामेशन मार्क। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई? तो ये चीज हमने जाना डायरेक्ट स्पीच के कुछ बारे में। अब जब हम जान गए तो अब हम कुछ और चीज चलते हैं, कुछ इसके जनरल रूल के बारे में चलते हैं। ठीक है। उसके जनरल रूल में क्या क्या होते हैं वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला होता है चेंज द पर्सन। पहला क्या होता है? चेंज द पर्सन। दूसरा होता है चेंज द चेंज द दूसरा होता है चेंज द सब्जेक्ट। इसके भी बारे में भी बता रहा हूं। ठीक है। पहला होता है चेंज द पर्सन और दूसरा होता है चेंज द सेंटेंस। चेंज द पर्सन। पर्सन होता है पहला होता है इसमें चेंज द पर्सन, यानी कि पर्सन। रूल रूल पहला चेंज द पर्सन। पर्सन ये ट्रिक याद रखोगे सन से, SON, सन याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। S1 O2 N3, N फॉर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। S होता है सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन, O होता है ऑब्जेक्ट यानी सेकेंड पर्सन, S होता है S यानी सब्जेक्ट होता है, S फॉर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, O फॉर ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन और N फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा? I और V होता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? U होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? He, she, it,
ETC ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज द टेंस यानी चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज द अदर पार्ट ऑफ स्पीच। धैर्य रखिएगा, सारा चीज एक एक चीज करके मैं आप लोगों को एक एक चीज को आराम से बताऊंगा, खिचड़ी नहीं बना रहा हूं, आराम आराम से एक एक चीज को, जैसे सेंटेंस को कैसे पहचाने, अब हम यहाँ पे पर्सन पहचानेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे, उसको कैसे बदलेंगे, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन बताऊंगा, ठीक है। बिना आप लोग एकदम सतत शांति बनाए रखिएगा, ठीक है, धैर्य रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम से सुनिएगा, ठीक है। चेंज द एक होता है, और जैसे एक होता है चेंज द टेंस, पहला होता है चेंज द पर्सन, दूसरा होता है हमारा चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीज, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा चेंज द टेंस, ये तीन चीज हुआ। अब हम इसमें ये जो रूल है, ये जनरल रूल है, यह जनरल पहले रूल, पहले इसको यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जनरल रूल। जनरल रूल तीन तरह के होते हैं, यही चीजों के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। जनरल रूल क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एक चेंज द पर्सन, दूसरा होता है चेंज द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और तीसरा होता है चेंज द टेंस, चेंज द टेंस, चेंज द टेंसेज, टेंसेस, चेंज द पर्सन, ठीक है। अब चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन, अब एक एक चीज को हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चेंज द पर्सन, इसको हम याद कर सकते हैं सन यानी बेटा से, बेटा का अंग्रेजी क्या होता है सन, सन का स्पेलिंग क्या होता है SON, सन को लिख के 1 2 3 बस ऐसे लिख दीजिए, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, ठीक है। यानी कि अदर वर्ड भी कह सकते हैं, अदर वर्ड भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी होता है, सेकंड पर्सन हमारा यू होता है यानी ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन हमारा ही सी इट होता है, ठीक है। इसी तीनों को हमको चेंज करना होता है। ये जो ही सी इट होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ये जैसे आएगा वैसा का ही वैसा ही रहेगा, बदलेगा सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही बदलेगा, थर्ड नहीं बदलता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम एक एक रूल करके चलते हैं। जैसे मैंने एक से आपके कहा, ही सेड टू मी, he said to me I am ready, he said to me I am ready, he said to me I am ready, ready, he said to me। पहला रूल अब हम बताने जा रहे हैं, जनरल रूल की तीन चीज के बारे में हो गया कि ये चीज बदलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें पहला रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, रूल फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन। पर्सन देखिए क्या है, एक आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, और एक आता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, ठीक है। तो यदि ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर सब्जेक्ट हमारा, अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैंने अभी आपको लिखवाया है आई और वी, ठीक है, आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा, वह
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट हमारा आई है, मैंने बताया आई और वी, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, बताया आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो आई जब हमारा फर्स्ट पर्सन है तो यह रिपोर्टिंग, यह बदलेगा, मैंने बोला था ना चेंज द पर्सन, अब यह बदलेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बदलने जाएंगे तब ये बदलेगा। तो बदलेगा कैसे, यह जो फर्स्ट पर्सन है यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यह है सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा आई है, यानी फर्स्ट पर्सन है, यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर यहीं पे हमारा अगर कुछ और दिया होता, जैसे हमारे यू दिया होता, यू दिया होता, तो वो जो सेकंड पर्सन होता है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहीं पे मैं तीनों चीज को एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। अभी टेंशन ना लीजिएगा, अभी मैं सेंटेंस भी बनवाऊंगा, ठीक, एक एक करके बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का अगर सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैंने लिखवा दिया है आई और वी, तो ये हमारा एस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर वही हमारा यह सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अभी ऑब्जेक्ट जब बदलूंगा तो दिखाऊंगा, बस बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, याद कर लीजिए या कॉपी पेन पे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब वहीं पे हमारा यह सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन ही सी इट इट आई वी यू ए, ही सी इट दे इट इट्स होता है, तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे होगा तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसा रहेगा एज इट इज उतार देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक नहीं आई, समझ में आई या नहीं आई। अब हम इसको चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी डैट डैट। अब ये हमारा जो आई है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो इसी के अनुसार, ये ही नहीं कि ही है तो हम ही में बदल देंगे। ही टोल्ड मी डैट ही वाज रेडी। अब यहां पे जैसे आपने बदला तो इसमें बहुत चीजों आपको समझ में अब आएगा। अब यहाँ से सेंटेंस बनाना आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अभी खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, बस बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, आगे भी मैं फिर लिखवाऊंगा, बताऊंगा भी, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ। अब ये जो हमारा है, ये जो हमारा सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसके साथ हमारा ही आ गया, ठीक है। दूसरा चीज मैंने कहा था चेंज द टेंस। अब देखिए यहाँ पे एम था तो यहाँ पे वाज आ गया, कैसे आ गया ये भी थोड़ा बता दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट बदलते वक्त उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। अभी आगे और बताऊंगा तो उसमें और समझ में आएगा, बस नॉलेज के लिए बता दिए कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कंफ्यूजन में ना उलझे रहा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार कंफ्यूजन ना होने तो बहुत सारे लड़के जो एक्सपर्ट है नॉलेज वो तुरंत सवाल जवाब करेंगे, अरे सर इसमें तो इसके बारे में बताया ही नहीं, इसके बारे में, इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया था। जनरल रूल क्या है, तीन चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, एक चेंज द पर्सन, दूसरा होता है चेंज द अदर पार्ट्स, और तीसरा होता है हमारा चेंज द टेंस। अदर पार्ट्स में कुछ होता है जैसे कि दिस का डैट बन जाएगा, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, इस तरह का अदर पार्ट को ये चेंज किया जाता है, ठीक है। उसको भी बार एक एक करके आऊंगा, अभी तो शुरुआत किया, पहला भी यहाँ से शुरुआत की, यहीं से बनाना शुरुआत करेंगे, समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा एक हम लेते हैं, ये तो फर्स्ट पर्सन का हो गया, अब हम एक दूसरा लेते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में होगा, अब सेकंड पर्सन के बारे में बता देते हैं। रूल वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ही सेड, he said to me, he said
टू मी comma double inverted comma he said to me you are late, you are late, double inverted comma closed, full stop. उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा तुम लेट हो, तुम लेट हो। जब हम इसका, ये हो गया हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट और ये हो गया, अब हम इनडायरेक्ट बदलने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे बताएंगे, तो अब जब हम इसको बदलने जाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। यू मैंने आपको पहले ही बताया ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, यानी कि अब यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन है तो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा। मी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ही said, he said, sorry, he told me that। अब यू है तो मी के संग, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो इसका हम आई में बदल देंगे, आई। और ये हमारा आर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका बदल देंगे आई। आई के साथ क्या लगता है, आई वॉज लेट, आई वॉज लेट, आई वॉज लेट, यानी उसने कहा कि मैं लेट था, उसने कहा कि मैं लेट था। तो ये तो मैंने अभी सब्जेक्ट के बारे में एक पहला बता दिया, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट भी बता दिया। अब एक चीज में यहां भी इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, आगे भी और अभी इस पे बताऊंगा, क्योंकि अभी सैड टू को ही टोल्ड में नहीं बदलना, अभी बहुत कुछ पे बदलना है, समझे, इसलिए मैं इसको ही बस बता दे रहा हूं। सैड टू अगर रहेगा तो टोल्ड टू में कर देते हैं, ठीक है, बस ऐसे भी दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, जैसे जैसे आएगा मैं आपको एक चीज करके बताऊंगा। प्लीज धैर्य रखिएगा और शांति बनाए रखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, विश्वास रखिए हम पे। आप लोगों का हर एक इसमें सारा का सारा प्रॉब्लम इसमें लेकर आएंगे इस नरेशन के सेंटेंस में। और उम्मीद करें, विश्वास है मुझे कि जब ये पढ़ाने के बाद जब ये लेसन नरेशन खत्म होगा तो आप लोग नरेशन से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, कहीं भी आपका ना फंसेगा, ऐसा आप उसको अच्छे से कर भी लेंगे, ठीक है। अब एक होता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर, अब थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं, थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं। थर्ड पर्सन से आने से पहले एक बार चीज और हम बता दे रहे हैं, एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन का हो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, तो क्या करेंगे। अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो और रिपोर्टेड रिपोर्ट सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन अगर दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट अगर हमारा सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, लेकिन अगर हो ही न तो क्या करेंगे, अगर हो ही ना तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम उसके अर्थ के अनुसार, उस कंडीशन में हम अर्थ के अनुसार उसको हम बदल देंगे, अर्थ के अनुसार बदल देंगे। जैसे श्वेता सैड, जैसे श्वेता सैड, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है,
श्वेता said Shweta said, "You teach my sister. You teach my sister. You teach my sister. You teach my sister." इसको ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ध्यान लिख दे रहा हूँ। ध्यान दें, ध्यान दें, ऐसे रहेगा तो आपको याद रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो मैंने कहा इसको अर्थ के अनुसार यानी अर्थानुसार हम बदल देते हैं। जैसे हमको समझ में आए कि इसका ये अर्थ होना चाहिए, उसी के अनुसार हम बदल देते हैं। जैसे क्या कह रहा है, इसका पहले मतलब समझिए। देखिए अभी समझ में आएगा। श्वेता ने कहा यू टीच माई सिस्टर। श्वेता ने कहा यू टीच माई सिस्टर। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो श्वेता said that I या श्वेता said that आई या ही, हाँ हाँ, आई या ही सी क्यों नहीं लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। श्वेता said that I Shweta said that I taught her sister. I taught her sister. Sister. ठीक है। श्वेता ने कहा कि मैं या वह taught her sister. श्वेता ने कहा कि मैं उसे पढ़ाऊंगी, या ऐसे भी कह सकते हैं श्वेता ने कहा कि वह उसे पढ़ाएगा या उसे पढ़ाएगी। अर्थ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और समझ में आ रहा है? अर्थानुसार बदल दे रहे हैं। तो यही चीज मैंने बोल दिया कि अर्थानुसार यहाँ पे हम अपने मन से ऑब्जेक्ट को लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा श्वेता सैड, यहाँ पे सैड का सैड, डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के डेट, डबल इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन है नहीं, जब है नहीं तो अर्थ के अनुसार कि क्या कहना चाह रहा है, उसके अनुसार हम ये बदल देंगे। तो श्वेता सैड कामा यू टीच माई सिस्टर। श्वेता ने कहा कि मैं उसे पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे ये है यू टीच माई सिस्टर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने कहा आपसे अभी कि चेंज द टेंस को भी हम चेंज कर देंगे। अभी चेंज द पर्सन पार्ट सब पर्सन वाला भी आएगा, अदर पार्ट्स वाला वो भी बताऊंगा। ठीक है, धैर्य रखिएगा, सब समझ में आएगा भाई, टेंशन ना लीजिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाए, तो टीच का हो जाता है टॉट हो जाता है। और ये जो हमारा माई है, यानी कि माई का फर्स्ट पर्सन जो हमारा तो सब्जेक्ट की तो आई होता है, तो आई है तो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा तो माई का हो जाएगा हर हो जाएगा। माई हमारा यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यहाँ पे माई है तो यहाँ पे हर हो जाएगा, हर और हमारा सिस्टर। इसका एक मैं बॉक्स में बना के ये सारा चीज ही सी इट दे आई वी यू ये सारा का एक मैं चार्ट बना के अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, टेंशन न लीजिएगा। यहां तक समझ में आया? तो चलिए अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जैसे एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे जैसे हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे 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 हाँ, अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट के रूप में वी दिया हो, रिपोर्टेड 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 स्पीच में रिपोर्टेड
स्पीच में सब्जेक्ट अगर वी दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट अगर वी दिया हो, वी का प्रयोग हो और वह वी मानव जाति के लिए प्रयोग हो या यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अगर प्रयोग हो, तो उस कंडीशन में हम वी को चेंज नहीं करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर हमारा आई और वी रहेगा तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे ना, ये बात बोले है ना। लेकिन यहाँ पे अगर इसी वी का अर्थ, अगर इसी वी का अर्थ यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में वी का अर्थ मानव जाति के लिए हो, मानव जाति के लिए हो, मानव जाति के लिए हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, क्या कभी पश्चिम में भी निकलते देखा है आपने? नहीं ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह की जब बात कही जाएगी तो उसमें हम वी को नहीं बदलते हैं, वी को हम नहीं बदलते हैं। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ही सैड वी कैन नॉट he said we can not live without water, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। उसने कहा मैं बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती हूँ। उसने कहा कि मैं बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती हूँ। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे? तो ही सैड, जब हम ये कामा हटाते हैं, तो इसके जगह पे हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। कामा जब भी हम हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम डेट का प्रयोग करते हैं। देख नहीं रहे, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन बोल रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, हड़बड़ाइएगा नहीं, जैसे सुन रहे ना बस उसे ध्यान से बस पकड़िए, जितना जितना करो उतना सुनिए और उसको समझिए, और हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए। नहीं समझे मेरी बात? तो ही सेड कामा हटा दिए तो डेट वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, फुल स्टॉप। उसने कहा कि हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी कि सेंटेंस को एज इट इज, रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज यानी उतार देते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो अब हम थोड़ा एक दूसरे चीज पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई सेंटेंस में अगर यदि कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर के संपादक अपने लिए यदि 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 कोई मैगजीन या न्यूज पेपर आदि के संपादक यानी एडिटर अपने अपने लिए वी अस आवर का प्रयोग अगर करें, तो इसे हम इनडायरेक्ट में जब बदलने जाएंगे तो ईट्स में बदल देते हैं। मैंने बोला जब कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर के संपादक अपने लिए वी अस आवर रूल 4 कर दे रहा हूं, अगर तो इसका ईट्स में प्रयोग कर देते हैं। इसको हम बता दे रहे हैं, जब न्यूज़पेपर या मैगजीन के संपादक मैगजीन
मैगजीन के न्यूज़पेपर या मैगजीन के संपादक यानी एडिटर अपने लिए वी अस या आवर का प्रयोग करें तो इसे इनडायरेक्ट में ईट्स के मुताबिक हम बदल देते हैं। आइए हम एक सेंटेंस बदलते हैं तो हम अच्छे से समझ में जैसे और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज 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 आवर ऑफिस comma double inverted comma our office our office our office will remain will remain will remain will remain will remain closed on will remain closed on closed on closed on closed on Monday next on Monday next Monday next। रिमेन का मतलब होता है अवशेष रिमेन का मतलब होता है अवशेष 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 रिमेन। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा आवर ऑफिस हमारा ऑफिस विल रिमेन्स क्लोज्ड रहेगा यानी कि मंडे के दिन नेक्स्ट मंडे के दिन अवशेष पे यानी कि छुट्टी पर रहेगा। इसने ये बात कही तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट अब ये आवर है तो इट्स हो जाएगा यहाँ पे its office its office will its office will remain closed on Monday next फुल स्टॉप। यानी कि सिर्फ हम इसको बदले हैं। ठीक है और एक चीज और बता दे रहा हूं ईट के साथ सैल आता है या रहने दीजिए। आगे हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक चीजें जो मैंने आपको समझ बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है और भी अब हम इससे भी और ज्यादा जानकारी आपको हम नेक्स्ट क्लास में देंगे तो उसका हमारा नेक्स्ट क्लास का वीडियो आए तो कृपया हमारे नेक्स्ट क्लास के वीडियो को देखिएगा। ये पार्ट 1 है नरेशन पार्ट 1 है पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 इसका आएगा उसमें और इसके आगे के जो भी रूल नियम हैं वो आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है तो मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है तब तक अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए तब तक के लिए हमको विदा कीजिए। अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाय बाय टाटा टेक केयर।